ओके, मैं लेक्चर नंबर 16 ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो नोट्स का लेक्चर नंबर 16 है। और हमारा जो सीक्वेंस वाइज डीएलडी का लेक्चर है, जो वीडियो लेक्चर है, उसमें लेक्चर नंबर 8 होगा ये। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक। ठीक है, तो मैं पहले आपको इस लेक्चर का ना थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है, फिर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो पहले सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि सिंक्रोनस सर्किट्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं उसका बताया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम है और कुछ थियरी लिखी हुई है उसकी। फिर अगले पेज के ऊपर दो टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ठीक है, उसका बताया हुआ है, क्लॉक पल्स वगैरह। फिर आगे फ्लिप फ्लॉप्स का थोड़ा जिक्र आएगा कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट दो तरह की होती है, एक यूजिंग नॉर गेट्स, उसको डायग्राम बताई हुई है, उसका ट्रुथ टेबल बताया हुआ है और वो कैसे काम करती है उसका ऑपरेशन बताया हुआ है यहाँ पे। फिर अगले पेज के ऊपर बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स, उसकी डायग्राम, उसका ट्रुथ टेबल और वो कैसे वर्क करती है वो बताया हुआ है। ठीक है, और ये जो लास्ट पेज है ना, इसमें ये हेडिंग कटी हुई है, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है। आपके नोट्स में ये हेडिंग जो है ना, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है। एक मिनट मैं ये कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप हेडिंग है। ये आप लोगों के पास अगर नोट्स होंगे तो उसमें ये हेडिंग कटी हुई है, तो इसकी हेडिंग जो है ना, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप इसकी हेडिंग है। ये वाला जो लास्ट पेज है ना, ये मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। ये जो ये वाला वीडियो लेक्चर मैं कवर कर रहा हूँ, इसमें हम इसके पहले 5 पेजेस तक रहेंगे, पेज 1, पेज 2 और पेज 3 एंड पेज 4 एंड 5 तक, यहाँ तक हम करेंगे। ये जो रिमेंबर तक है, आखिरी जो पेज है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट पे वापस आ जाओ। तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक हम शुरू करें, चैप्टर नंबर 6 है ये बुक का। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। द डिजिटल सर्किट्स कंसिडर्ड दस फार हैव बीन कॉम्बिनेशनल, that is the output at any instant of time are entirely dependent upon the inputs present at that time। अच्छा, अभी तक ये जो पिछले चैप्टर की बात कर रहा है कि जो पिछला चैप्टर हमने किया है, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम कॉम्बिनेशनल सर्किट करते थे और कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट होती थी वो डिपेंड करती थी कि उसकी इनपुट्स क्या हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता था कि आउटपुट क्या होगी। although every digital system is likely to have combinational circuit, ये मैं अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ये वाला। So, although every digital system is likely to have combinational circuit, most systems encountered in practice also include memory elements, which requires that the system be described in terms of sequential logic। तो कह रहे हैं रियल प्रैक्टिस में जो सर्किट्स हैं वो कॉम्बिनेशनल भी होते हैं और जो है उसमें सिक्वेंशियल सर्किट्स भी होते हैं, और सिक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मेमोरी एलिमेंट, सिक्वेंशियल सर्किट जो है उसकी डायग्राम कैसी होती है, ये हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है एक सीक्वेंशियल सर्किट की। ठीक है, अब इस ब्लॉक डायग्राम में देखो कि ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। कॉम्बिनेशन सर्किट वही जो चैप्टर 4 में हमने किया था, उसकी इनपुट्स होंगी, ये उसकी इनपुट्स हैं। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन सर्किट जो है ये मेमोरी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ ये फीडबैक पाथ मिला हुआ है। फीडबैक कहते हैं कि ये मेमोरी एलिमेंट्स की जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बनी हुई है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट की इनपुट, और ये जो है कॉम्बिनेशन सर्किट और पूरे सर्किट की जो आउटपुट है, वो जो सीक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट है वो ये है। ठीक है, अब इस ब्लॉक डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन सर्किट टू विच मेमोरी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ फीडबैक पाथ। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो एक मेमोरी एलिमेंट से कनेक्टेड है, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा है। द मेमोरी एलिमेंट्स आर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन इन इट। मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि इनके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर मेमोरी होती है, अपने अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी एलिमेंट्स एट एनी गिवन टाइम डिफाइन द स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो मेमोरी एलिमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है उससे स्टेट का पता चलेगा कि आपके सीक्वेंशियल सर्किट की स्टेट क्या है। The sequential circuit receives binary information from external inputs. The inputs, together with present state of memory elements, determine the binary value of the output terminals। अब इधर डायग्राम में देख लो कि ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा सर्किट है,
अच्छा, एक तो ये इंफॉर्मेशन लेगा इस इनपुट से, और दूसरा ये इनपुट लेगा इस मेमोरी एलिमेंट से। ये मेमोरी एलिमेंट जो है यहाँ से, तो ये दो इंफॉर्मेशन मिला के डिसाइड करेगा कि आपकी जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये क्या होगी। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि इनपुट और मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि आउटपुट क्या होगी। ठीक है, ये इसकी वर्किंग लिखी हुई है। अच्छा, अगले पेज पे आ जाए। दे आल्सो डिटरमिन द कंडीशन फॉर चेंजिंग द स्टेट इन द मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट की स्टेट जो चेंज हो रही है वो डिफाइन करेगा कि आपके सीक्वेंशियल सर्किट की क्या स्टेट होती है। द ब्लॉक डायग्राम demonstrates that the external outputs is in a sequential circuit are function of not only the external inputs but also the present state of the memory elements। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको, आउटपुट जो है वो एक्सटर्नल इनपुट पे भी डिपेंड करेगी और मेमोरी एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करेगी। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट एंड द प्रेजेंट स्टेट। मेमोरी एलिमेंट की जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी डिपेंड करेगी मेमोरी एलिमेंट्स उसकी एक्सटर्नल इनपुट्स पे और प्रेजेंट स्टेट पे। ठीक है, तो thus the sequential circuit is specified by any time by a time sequence of inputs, outputs and internal state। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसकी वो डिपेंड करेगा कि उसकी इनपुट्स क्या होती हैं, उसकी आउटपुट्स क्या होती हैं और उसकी इंटरनल स्टेट क्या होती है। ठीक है, ये आप ऊपर इसकी डायग्राम से देख सकते हो। डायग्राम में एक बार फिर चले जाते हैं कि मेमोरी एलिमेंट की जो सीक्वेंस है उसमें ये इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, ये मेमोरी एलिमेंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है, मेमोरी एलिमेंट्स की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, और आउटपुट्स जो हैं उससे डिफाइन होंगी। ठीक है, अच्छा, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। अच्छा, इसमें इस चैप्टर में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 17 है, इन दो लेक्चर्स के अंदर जो है ना थ्योरी बताई हुई है, फ्लिप फ्लॉप की थ्योरी बताई हुई है। असल में जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आने हैं ना वो भी इस तरह कॉम्बिनेशन सर्किट में डिज़ाइन और एनालिसिस के क्वेश्चन थे, इसी तरह सिक्वेंशियल सर्किट में भी डिज़ाइन और एनालिसिस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर नंबर 16 और 17 है होगा ना हमारे, ये जो अगले दो लेक्चर हैं, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप की थ्योरी बताई हुई है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है ना वो लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 के अंदर है। लेक्चर नंबर 18 में एनालिसिस है, फ्लिप फ्लॉप्स के एनालिसिस वाले क्वेश्चन है और कैसे करने हैं वो मैंने बताया हुआ। लेक्चर नंबर 19 में डिज़ाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाले जो दो लेक्चर हैं ना, लेक्चर नंबर 16 और 17, इसमें बस आप इसकी थ्योरी पढ़ लो कि फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, कैसे काम करती है, सिंक्रोनस सर्किट क्या होता है। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन आने हैं वो लेक्चर नंबर 18 और 19 में ही आएंगे, तो उसकी हम बेस बना रहे हैं कि सिंक्रोनस सर्किट्स की पहले आप समझ लो कि क्या होता है, उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आगे करेंगे। ये आपको समझ आएगी तो आप लेक्चर नंबर 18 और 19 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। ये दो तरह के सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। ठीक है, पहले सिंक्रोनस सर्किट को देख लेते हैं। सिंक्रोनस सर्किट, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट जो है is a system whose behavior can be defined from the knowledge of its signals at discrete instance of time। कि किस टाइम पे इसके सिग्नल की क्या वैल्यू होती है उसकी वजह से हम इसको इसके बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। यानी सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल सर्किट होगा, सीक्वेंस भी होगा और सिंक्रोनाइज भी होगा। ठीक है, इसलिए इसको सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। डिस्क्रीट इंस्टेंस ऑफ टाइम पे किस टाइम पे क्या इनपुट है तो उससे पता चलेगा कि इसका बिहेवियर क्या है। एसिंक्रोनस जो है, एसिंक्रोनस की ये डेफिनेशन है कि the behavior of this type of system depends upon the order in which the input signals change and can be affected at any time। कि किस सीक्वेंस में उसके इनपुट सिग्नल्स जो हैं वो चेंज होते हैं, ये एसिंक्रोनस सर्किट्स होंगे। एसिंक्रोनस हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर में हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नीचे कुछ और थ्योरी लिखी हुई है, प्रैक्टिकल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ये अब वापस वो मैंने ये जो एरो लगाया हुआ है, आपको एरो नज़र आ रहा है, ये अब ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की हम बात कर रहे हैं। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में मजीद कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये एरो लगाया हुआ। प्रैक्टिकल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम्स आर फिक्स्ड एम्पलीट्यूड सच एज वोल्टेज लेवल्स फॉर द बाइनरी सिग्नल। सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय अ टाइमिंग डिवाइस कॉल्ड अ मास्टर क्लॉक जनरेटर। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में एक मास्टर क्लॉक जनरेटर होता है जो क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है
और उस क्लॉक पल्सेस की वजह से सिग्नल जो है सारी क्लॉक आपका जो सिंक्रोनस सर्किट है वो उससे काम करता है। ये आगे हम अगले पेज पे फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो फिर आपको ये मास्टर क्लॉक जनरेटर का पता चलेगा कि ये क्या होता है। इन प्रैक्टिस द क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड इनटू एंड गेट्स टुगेदर विद द सिग्नल्स दैट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड चेंज इन मेमोरी एलिमेंट्स। ये अगले पेज पे अब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये मास्टर क्लॉक जनरेटर जो है ये क्लॉक पल्सेस कैसे जनरेट करता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट दैट यूज क्लॉक पल्सेस, clock pulses in the inputs of memory elements are called clock sequential circuits। ये सिंपल सा है कि जिसमें हम क्लॉक पल्सेस यूज करेंगे उसे क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्कस इन चैप्टर 6। इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम सीक्वेंशियल सर्किट करेंगे और सीक्वेंशियल सर्किट की कौन सी टाइप करेंगे, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की फर्दर टाइप करेंगे क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे उसने फ्लिप फ्लॉप बताया हुआ है, ये जो अगला पॉइंट है, द मेमोरी एलिमेंट्स यूज्ड इन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। These circuits are binary cells capable of storing 1 bit of information। तो ये जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में, यानी ये पिछले पेज पे अगर आप जाओ तो ये जो पहला पेज है इसमें ये जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं इनको फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स हम जो पढ़ेंगे वो मेमोरी एलिमेंट्स ये वाले होंगे, उनको फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी एलिमेंट यूज्ड इन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, दीज सर्किट्स आर बाइनरी सेल्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर 1 बिट स्टोर हो सकती है, वो या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट्स। एक फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं। अच्छा, इसने लिखा हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। 1 बिट स्टोर हो सकती है इसके अंदर। और फिर आगे लिखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप की अपनी 2 आउटपुट्स होती हैं। तो उसकी फ्लिप फ्लॉप की अपनी 2 आउटपुट्स का मतलब है कि क्यू और क्यू डैश 2 आउटपुट्स होती हैं। क्यू की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, क्यू डैश की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो दोनों आउटपुट जो हैं वो एक एक बिट की होंगी। तो द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट्स, वन ऑफ द नॉर्मल वैल्यू एंड अदर विद द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ द बिट स्टोर इन। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होती हैं। अगर क्यू इनपुट जो है वो 1 है तो क्यू डैश जो है वो 0 होगी, अगर क्यू इनपुट 0 है तो क्यू डैश 1 होगी। अच्छा, अब बाइनरी इंफॉर्मेशन कैन स्टोर कैन एंटर फ्लिप फ्लॉप इन अ वैरायटी ऑफ वेज, a fact that gives rise to different types of flip flops। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन किसी फ्लिप फ्लॉप में कैसे दाखिल होती है, उसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट टाइप्स बनेंगी। फ्लिप फ्लॉप की 4 टाइप्स हम करेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी एग्जामिन द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड डिफाइन द लॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगले सेक्शन में फ्लिप फ्लॉप शुरू हो रही हैं, ठीक है। A flip flop is a circuit that maintains a binary state indefinitely as long as power is delivered to the circuit until directed by input signal to switch states। ये एक फ्लिप फ्लॉप है, जब तक इसको पावर दी हो या जब तक इसको स्टेट चेंज करने के लिए ना कहे तो ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है और बाइनरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है। द मेजर डिफरेंस अमंग various types of flip-flops are the number of inputs they possess and the manner in which the inputs affect the binary state। The most common types of flip-flops are discussed next। तो जो डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप्स में वो उसकी इनपुट्स हैं कि कितनी इनपुट्स हैं और किस मैनर में उसकी इनपुट्स जो हैं वो बाइनरी स्टेट को अफेक्ट करती हैं। अब अगले पेज पे हम चेक कर रहे हैं बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट 2 तरह की है, एक यूजिंग नॉर गेट, एक यूजिंग नॉर गेट है और एक यूजिंग नैंड गेट है, ठीक है। तो ये अगले पेज पे हम आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट है यूजिंग नॉर गेट, ये नीचे लिखा हुआ है। नॉर गेट का पता भी कैसे चलेगा कि ये नॉर गेट बना हुआ है, और ये जो है ये इसका फिगर 6.2 जो है ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूजिंग नॉर गेट है। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये क्रॉस कपलिंग से ये डायग्राम है और ये इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। अब नीचे हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये कैसे काम करता है बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। तो एनालाइज द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, रिमेंबर the output of a NOR gate is 0 if any of its input is 1 and that the output is 1 only when all the output inputs are 0, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली बात आपने याद रख लेनी है कि NOR गेट जो होता है अगर उसकी एक भी इनपुट जो है वो 1 हो जाए
तो उसकी आउटपुट 0 होती है, और आउटपुट 1 सिर्फ उस वक्त होती है जब ये सारे इनपुट जो हैं वो 0 हों। ये बात ज़हन में बिठा लेनी है, इससे फिर ये एनालिसिस होगा आपका। अच्छा, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अब आप इस टेबल पे जाओ। मैं ज़रा आपको इस टेबल का बता देता हूँ। ये टेबल जो है ना, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो टेबल में एस आर जो है, इसका कॉम्बिनेशन वो नहीं है कि पहले हम 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1 इस तरह करते हुए, वो नहीं है। हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 0 से, उसके बाद 0 0 दोनों को 0 कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर अगला कॉम्बिनेशन 0 1 लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा दोनों को 0 कर देंगे और लास्ट में दोनों को 1 कर देंगे। तो ये जो है ना, इस सीक्वेंस में हम एस और आर की वैल्यू रखेंगे। एस और आर की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 उस सीक्वेंस में नहीं है। तो आप एक दफ़ा फिर देख लो कि हम स्टार्ट करेंगे एस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0 से, उसके बाद एस को 0 कर देंगे, यानी दोनों को 0 कर देंगे, फिर एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, फिर दोनों को 0 कर देंगे, उसके बाद लास्ट में जो है वो एस और आर दोनों को 1 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका एनालिसिस देखते हैं कि इसमें ये कैसे वर्क कर रहा है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम दैट एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम दैट एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0। ठीक है। सिंस गेट 2 हैज इनपुट 1 सो इट्स आउटपुट क्यू डैश मस्ट बी 0। ठीक है। अब जरा डायग्राम पे ऊपर आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ इसका एनालिसिस कैसे करना है। एस इज इक्वल टू 1 है, ये एस है, ये एस है, और आर इज इक्वल टू 0 है। टेबल से हमने देखा एस इज इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब गेट 2 जो है उसकी इनपुट जो है वो गेट 2, इसको गेट 2 कह रहे हैं और इसको गेट 1 कह रहे हैं। ठीक है। ये ये गेट 2 है और ये गेट 1 है। ठीक है। गेट 2 की इनपुट एस है और गेट 1 की इनपुट जो है वो आर है। ठीक है। और ये इसकी आउटपुट है और ये क्यू डैश इसकी आउटपुट है। अच्छा, अब देखो कि अब देखो कि गेट 2 की जो इनपुट है वो क्योंकि 1 है, सिंस गेट 2 हैज एन इनपुट इज इक्वल टू 1 सो क्यू डैश मस्ट बी 0। ठीक है। तो अब ये ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी देखी है नॉर गेट की, कि अगर इसकी एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट जो है इसकी 0 होती है। तो आपका एस क्योंकि 1 है तो क्यू डैश जो है वो 0 हो जाएगा। जब क्यू डैश 0 हो जाएगा तो क्यू डैश की वैल्यू जो है ये वापस क्रॉस होके जा रही है गेट 1 को, और आर की वैल्यू भी 0 है और जो क्यू डैश है उसकी वैल्यू भी 0 है। तो इसकी वजह से दोनों जब 0 मिलेंगे, आर की इस गेट 1 को जब दोनों 0 मिलेंगे तो क्यू जो है वो 1 हो जाएगा। 0 0 पे क्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट से, फिर एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि स्टार्ट से हम देख लेते हैं फिर। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम दैट एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0। S is equal to 1 and R is equal to 0. Since gate 2 has input is equal to 1, so Q dash must be 0, which puts both inputs at gate 1 at 0, so the output Q is 1. तो मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको कि हमने स्टार्ट किया S is equal to 1 और R is equal to 0 से। S is equal to 1 होने की वजह से क्या हुआ कि Q dash जो है वो 0 हो गया, क्योंकि नॉर गेट की कोई एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 होती है। तो इसकी आउटपुट जो है वो, जो नॉर गेट की कोई एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 0 होती है। तो क्यू डैश जो है वो 0 हो गया। ठीक है। एस के 1 होने की वजह से। और क्यू डैश जब 0 हो गया तो क्यू डैश की ये वैल्यू इसको मिल रही है गेट 1 को, और आर भी 0 है। तो 0 0 पे जो क्यू है वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने क्यू डैश को 0 लिख देना है और क्यू को 1 लिख देना है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेट जो है, अगला कॉम्बिनेशन जो है वो 0 0 है। अब एस भी 0 है, यानी एस जो है वो 1 से 0 हो जाएगा और आर जो है वो 0 रहेगा। अब 0 0 है। अब इसी अगले सीक्वेंस में आओ कि यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो व्हेन द एस input is returned to 0, the output remains the same because the output Q remains at 1, leaving one input at gate 2 at 1, and this causes Q dash to stay at 0. अच्छा, अब इसमें देखो, अब हमारा एस भी 0 हो गया है, आर भी 0 हो गया है, एस भी 0 आर भी 0, लेकिन क्यू की वैल्यू क्योंकि 1 है, क्यू की जो प्रीवियस वैल्यू है वो 1 है, इसकी वजह से
ये जो क्यू की वैल्यू 1 है उसकी वजह से क्यू डैश जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि ये जो क्यू की वैल्यू आ रही है ये इसको मिल रही है। तो क्यू 1 था तो क्यू 1 इसको मिला, तो क्यू डैश जो है वो 0 रहेगा। और इस 0, ये वाला 0 जब इसको वापस मिलेगा गेट 1 को, और उसका आर भी 0 है, तो उससे जो क्यू है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों इनपुट फिर 0 0 हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अगली स्टेट के अंदर, ये जो दूसरी स्टेट है इसके अंदर भी जो क्यू और क्यू डैश जो है वो प्रीवियस वाली वैल्यू पे ही रहेंगे। इसी तरह आप अगला दो कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लो। अगले वाले दो कॉम्बिनेशन अगर आप खुद एनालाइज करो कि अब अगर आप एस को 1 कर, एस को 0 कर दो और आर को 1 कर दो, अगला कॉम्बिनेशन ये है, एस को 1 कर दो, एस को 0 और आर को 1, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्यू डैश जो है वो 1 हो जाएगा और क्यू जो है वो 0 रह जाएगा। उसके बाद दोबारा दोनों को 0 0 करेंगे, दोबारा दोनों को 0 0 करेंगे, उससे फिर वही स्टेट वापस आएगी। ये जब इन दोनों को 0 0 करेंगे तो प्रीवियस वाली जो वैल्यू है, ये जो प्रीवियस वाली वैल्यू है ये वही मेंटेन करेगा। यानी इसको मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह इसने पहले केस में, पहले दो केसेस के अंदर अपनी वैल्यू को मेंटेन किया था, मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले पहले दो केसेस में क्यू और क्यू डैश ने मेंटेन किया था अपने आप को, दोनों केसेस में जो वैल्यू है वो मेंटेन रही थी। इसी तरह अगले दो केसेस में क्यू और क्यू डैश जो है वो मेंटेन रहेगी। अच्छा, लास्ट वन वाला जो केस है जब एस और आर दोनों 1 1 हो जाते हैं, उसमें जो है वो क्यू और क्यू बार जो है वो दोनों 0 हो जाते हैं। अब क्यू और क्यू बार दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन आखिर में देखो, मैं ज़रा नीचे से पढ़ता हूँ। when a 1 is applied to both set and reset, जब s और r दोनों को 1 कर देंगे तो दोनों q और q डैश जो है वो 0 हो जाएंगे। This condition violates the fact that q and q bar are complements of each other. In normal operation, this condition of both inputs is equal to 1 must be avoided. तो ये वाली जो कंडीशन है ना लास्ट वाली, इसको अवॉइड करना है आपने। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि q और q बार जो है वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो लास्ट अगर आप दोनों s और r को 1 दे दोगे तो q और q बार दोनों 0 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को अवॉइड करना है आपने, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट थी। अगले पेज पे आ जाओ। अच्छा, इसमें पहले एक बात टॉप पे लिखी हुई है, अब फ्लिप फ्लॉप हैज टू यूजफुल स्टेट्स। ये flip flop had two useful states, q is equal to 1 and q dash is equal to 0. It is the set state, इसको सेट स्टेट कहते हैं या वन स्टेट कहते हैं, और दूसरी q is equal to 0 और q bar and q bar is equal to 1, इट इज अ क्लियर स्टेट। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर q 1 है और q डैश 0 है तो इसको सेट स्टेट या वन स्टेट कहते हैं, और इसका जो उलट है, जब q 0 और q डैश 1 हो तो इसको क्लियर स्टेट या जीरो स्टेट कहते हैं। अच्छा, अब अगला जो है ना वो बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट है, ठीक है। अब इसको करने से पहले सबसे पहले ये जो रिमेंबर लिखा हुआ है ना, पहले इसे पढ़ लो। द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 0। अगर इसकी एक भी इनपुट 0 हो जाए तो इसकी आउटपुट 1 होती है, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने। अब आप वापस आ जाओ इसके ऊपर। ये नैंड गेट, ये नैंड फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम है, नैंड फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम है, और ये इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इस ट्रुथ टेबल में देख लो। फिर उसी तरह पहले हम s इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद दोनों को 1 कर दिया, उसके बाद दोनों को 1 कर दिया, ठीक है। फिर s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, उसके बाद फिर दोनों को 1 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद डबल 0, ये एंड वाला जो है वो डबल 0 देखते हैं। अच्छा, अब इसको एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा। The NAND basic flip-flop operates with two inputs normally at 1 unless the state of the flip-flop has to be changed. अब application of a 0 to set input causes q is equal to 1, q dash is equal to 0, thus putting the flip-flop into set state. After the set input returns to 1, the अच्छा, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इससे आप कंफ्यूज हो गए। इसको आप वापस इस तरह आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। इसको एनालाइज करने का तरीका ये है कि जो पहला वाला कॉम्बिनेशन है, s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 की वजह से क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 की वजह से ये होगा कि अगर आप नीचे पढ़ो, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 0। ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं। ये द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 0।
तो किसी इसकी एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है, ठीक है। तो आर के 0 होने की वजह से, आर के 0 होने की वजह से क्या होगा, आर के 0 होने की वजह से क्यू डैश जो है वो 1 हो जाएगा। आर के 0 होने की वजह से क्यू डैश 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू डैश 1 हो गया, ये क्यू डैश हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 जो है ये इसको वापस मिल रहा है और एस की वैल्यू भी 1 है, एस की वैल्यू भी 1 है और क्यू बार की वैल्यू भी 1 है। और 1 1 पे जो नैंड गेट की आउटपुट है वो 0 होती है, तो क्यू जो है वो 0 आ गया, ठीक है, ये क्यू 0 आ गया। तो इसी तरह आप ये अब अगले केस में आ जाओ। अगले केस में अब क्या है, आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, आर के 1 होने की वजह से क्यू डैश जो है आर की वैल्यू तो 1 है, लेकिन मसला ये है कि अब क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 0 है। तो क्यू की वैल्यू 0 होने की वजह से ये जो क्यू की वैल्यू 0 है ये इस गेट को मिल रही है, तो इसकी वजह से क्यू डैश जो है वो फिर 1 रहेगा, क्योंकि एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। क्यू डैश जो है वो 1 ही रहेगा, और ये 1 जब इसको मिलेगा तो एस भी 1 है और ये क्यू डैश भी 1 है, तो 1 1 पे क्यू जो है वो 0 रहेगा। तो इस तरह आप बाकी कॉम्बिनेशन भी एनालाइज कर लो तो ये टेबल फिल हो जाता है। तो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, इससे आप कंफ्यूज हो गए, इसने स्टेप वाइज नहीं, ये बुक से ही लिखा हुआ है मैंने, इंग्लिश में उसने स्टेप वाइज नहीं बताया हुआ। आपने बेसिकली करना ये है कि इस ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला टेबल, इस टेबल का एक एक कॉम्बिनेशन लेते जाना है और उस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके और क्यू और क्यू बार की वैल्यू निकालते जाना है। मैंने पहले दो आपको बता दिए, पहले दो में इसमें भी वही सीक्वेंस चल रहा है कि पहले दो के अंदर क्यू और क्यू बार जो है वो अपनी वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं, उससे अगले दो में फिर क्यू और क्यू बार अपनी वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं, और लास्ट वन वाला जो केस है कि जब एस और आर दोनों 0 हो जाएं तो क्यू और क्यू बार दोनों 1 हो जाते हैं, और ये अनवांटेड स्टेट है क्योंकि क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इस वाली फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों एस और आर इनपुट 0 हो जाएं तो क्यू और क्यू अनवांटेड स्टेट आ जाती है, क्यू और क्यू बार दोनों 1 आ जाते हैं। जबकि पिछली वाली जो फ्लिप फ्लॉप थी, पिछली वाली जो फ्लिप फ्लॉप थी उसमें 1 1 पे ये अनवांटेड स्टेट आती थी, यहाँ पे 1 1 पे आती थी, जबकि इसके अंदर जो है 0 0 पे आती है। नैंड गेट वाली जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें 0 0 पे अनवांटेड स्टेट आती है। अनवांटेड इसलिए कि क्यू और क्यू बार जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो ये क्यू और क्यू बार दोनों 1 हो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस पेज तक जो है, यहाँ तक जो है ये रिमेंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ तक हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। इससे जो अगला आखिरी पेज है ना, उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। और ये मैं बता दूँ, ये हेडिंग कटी हुई है, ये जिस बंदे ने मुझे, आपके किसी क्लास फेलो ने मुझे ये नोट्स पिक्चर लेके भेजे थे, तो पीडीएफ बना के, ठीक है। तो ये आर एस फ्लिप फ्लॉप हेडिंग है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट करके बता दूंगा। ये जो लास्ट पेज है ये आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है ये हेडिंग है, और एक पेज है इस पे, इसका इस लेक्चर का जो लास्ट पेज है और उससे अगला जो लेक्चर नंबर 17 होगा, वो दोनों मिला के हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।